नमस्ते दोस्तों, एनपी रिएक्शन चैनल पर आपका स्वागत है। हेलो तो दोस्तों, हम जिस वीडियो पर अभी रिएक्शन देने वाले हैं यूएई किंग गुजरात पर, हमारे इंडिया में गुजरात पर $100 बिलियन इन्वेस्ट करने जा रहा है। इसी इन्वेस्ट को लेकर पाकिस्तानी पब्लिक में हड़ताल मचा रहा है। तो चले इस वीडियो में हम पता करेंगे क्या क्या सोच रहे हैं पाकिस्तानी पब्लिक। अभी हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं पाक पब्लिक क्या क्या सोच रही है हमारे इंडिया के बारे में, यूएई जो इन्वेस्ट कर रहा है उसके बारे में अभी हम इस वीडियो में पता करेंगे। चलिए इस वीडियो को देखते हैं, लेट्स गो। क्योंकि इंडिया और हम इकट्ठे आज़ाद हुए हैं तो लिहाजा हमारा कंपैरिजन नेचुरल उनके साथ बनता है। नेचुरल है ये फैक्ट, उसको आप नहीं निकाल सकते। आप जाके लंदन से कंपैरिजन नहीं करेंगे, आप मलेशिया या इंडोनेशिया से नहीं करेंगे। सबसे जो नज़दीक होता है, जैसे मैंने पहले कहा था कि इलाके में जो करीबी होते हैं, रिश्तेदार जो करीबी होते हैं, उनके साथ कंपैरिजन होता है। लिहाजा इंडिया के साथ कंपैरिजन हमारी मजबूरी है कि इंडिया की पॉलिसीज एडहॉकिज्म के ऊपर नहीं चलती, वो कंसिस्टेंटली काम करते हैं। अब उनको फ़ायदा नज़र आ रहा है तो दूसरे मुल्क की जो स्टेट्स हैं वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। आखिर इतना बड़ा वो पैकेज दे रहे हैं तो तब वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है, एश्योरेंस है, कंफर्मेशन है कि हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ डूबेगी नहीं। और गुज़िश्ता कई सालों का अगर इंडिया का आप ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देखें तो वहाँ दुनिया जहान की मल्टीपल कंपनीज काम कर रही हैं। कभी आया है आपके सामने कि उनका ये फड्डा पड़ गया, उनका ये फड्डा पड़ गया, या वो ये क्लेम कर रही हो कि इंडिया के जो फाइनेंसर हैं या इंडिया के जो बिजनेसमैन उन्होंने हमारे साथ चीट कर दिया है, फ्रॉड कर दिया, धोखा कर दिया। इस तरह की कोई स्टेटमेंट होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान अगर एटम बम रखता है या एटॉमिक पावर है तो यहाँ तो ज़्यादा खुशहाली होनी चाहिए। अगले इन्वेस्टर को तो यहाँ ज़्यादा एश्योरेंस होनी चाहिए कि यार एटम बम वाला मुल्क है, ये टूटेगा नहीं, इसके अंदर किसी किस्म की कोई ऐसी पॉलिसीज नहीं आएंगी, बल्कि दबाव में नहीं आए। हाँ, दबाव, ये तो एक सिग्नल है, यानी इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ा सिग्नल है कि एटॉमिक पावर है, यहाँ हर तरह का मतलब चीज़ मौजूद है, गारंटी मौजूद है। एटॉमिक पावर हो के दुनिया में 7वें नंबर पे हम पूरी दुनिया में जलील हो रहे हैं। जलील होने की वजह क्या है? फिर ऐसे एटम बम का मैंने क्या करना है? देखो, इंडिया की जब हम बात करते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि कुछ सियासी इश्यूज होंगे, तो पॉलिटिकल भी इश्यूज होंगे। यार मेरा आवाम का उन इशू से क्या ताल्लुक यार? क्यों पीस रहे हैं? स्ट्रेटजी तुम लोगों ने बनानी है, कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाओ जिसमें मुझे और आपको फायदा हो। लेकिन ये ऐसी स्ट्रेटजी बनाते हैं कि जिसमें हर वक्त खौफ व हरास में आवाम रहती है। यार पता नहीं क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगी। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि टॉपिक ये है कि वाइब्रेंट गुजरात समिट होने जा रहा है गुजरात में, जिसका 10वां एडिशन है। और उसमें यूएई के प्रेसिडेंट, चेक रिपब्लिक के प्रेसिडेंट और भी बहुत कंट्री से वहाँ पे लोग जा रहे हैं। बिजनेस के हवाले से डील होने जा रही है। आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हाशिम न्याजी साहब। बहुत ही रैशनल बात करते हैं, सीधी आज टॉपिक पे बात करेंगे। क्या वजह है मुस्लिम उम्मा पाकिस्तान को चुम्मा क्यों नहीं दे रही? मतलब हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही, हमारे यहाँ पे रिलेशन क्यों नहीं बेहतर किए जा रहे, इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर किए जा रहे हैं, और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? फाइन, वेल। सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि आपकी जो पहले हमने रिकॉर्डिंग एक वीडियो टॉपिक किया था वो बहुत पसंद किया गया, हिस्ट्री के हवाले से खासतौर पे जो आपने बातें की। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपने। आज मैं ये चाहूंगा कि डायरेक्टली कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर डिस्कस किया जाए कि हमें ये बताया जाता है जी पूरी दुनिया के मुसलमान एक हैं, मुस्लिम उम्मा, और ये सारा कंसेप्ट हमें बताया जाता है। यूएई क्या मुस्लिम उम्मा नहीं है जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है? 7वां बड़ा इन्वेस्टर है इंडिया का। ये अभी जो गुजरात समिट होने जा रहा है वाइब्रेंट गुजरात के नाम से, क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ पे ऐसे समिट क्यों नहीं होते? देखिए, आपने बड़ी अच्छी स्वेब बात की। इसका जवाब मैं देने से पहले थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बता दूं। मुसलमानों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अभी बात की है, मतलब यूनिटी और हमें देती है, यूनिटी नहीं है। देखें, सल्तनत उस्मानिया 1923 वो आखिरी साल था जब सल्तनत उस्मानिया जो थी वो ख़त्म हो गई। और उससे पहले बरसग़ीर के जो मुसलमान, इवन के गांधी वगैरह भी इस मूवमेंट में हिस्सा ले रहे थे और बहुत हद तक एग्रेसिव थे, जिसमें गिरफ्तारियां भी हुई, गांधी साहब भी जेल गए और बहुत सारे लोग भी, मौलाना जो जौहर बरादरान थे वो भी गए और बेशुमार लोग गए। मुसलमानों की ताकत को तो उन्होंने 1923 में तोड़ के पूरे मुस्लिम उम्मा को उन्होंने बाइफरकेट कर दिया। आप देख लें, पूरी ये जो अपना अरब स्टेट्स हैं टुकड़े टुकड़े कर दिया। तो पहली बात का जवाब ये है कि मुस्लिम उम्मा को तो उन्होंने, उनका जो इत्तेहाद था, जो अलामत थी,
सल्तनत वो तो ख़त्म हो गया। उसके बाद इन तमाम स्टेट्स में किन का कब्ज़ा हो गया, किन के ज़ेरे अंडर आ गई, वो पता है, अमेरिका और दीगर। ये सुपर पावर हो उसका। अच्छा, सुपर पावर क्या करती है? बेहतरीन तरीका है डिवाइड एंड रूल। जब आप किसी की ताकत को तोड़ना चाहते हो तो क्या करते हो? इवन दो भाइयों में लड़ा दो, बरादरी में लड़ाई डाल दो, तो वो सारे बिखर जाएंगे। और वो जो उनकी यूनिटी होती है, एक होती है। अब हमारा यूनिट तो था ना, मुसलमानों का यूनिट एक था, वो तो टूट गया 1923 में, ख़त्म हो गया सेवरे मुआहदे के बाद। अब आ जाए आप इंडिविजुअल करैक्टर के ऊपर, इंडिविजुअल कंट्रीज के ऊपर, इंडिविजुअल कंट्रीज़ के ऊपर आ जाएं, उनके करैक्टर्स पे आ जाएं। आप और मैं अगर भाई हैं आपस में, तो ब्लड का जो रिलेशन होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू अदर रिलेशन। ब्लड एक ऐसा रिलेशन है कि भाई भाई के लिए जान दे देता है, जान देने के लिए, मतलब अपने ब्लड के लिए वो हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। और इसकी हज़ारों मिसालें पूरी दुनिया में मिलती हैं जहाँ भी इंसान रहते हैं। भाई भाई के साथ अगर अच्छा रहे और भाई भाई को धोखा देना शुरू कर दे, मिसाल के तौर पे एक दफ़ा चीट करेगा, दो दफ़ा चीट करेगा, तीसरी दफ़ा करेगा, चौथी दफ़ा करेगा, तो पांचवी दफ़ा उस भाई ने कहना थैंक यू वेरी मच ब्रदर, आप मेरा ब्लड तो हो लेकिन आप ही मुझे मतलब डॉज दे रहे हो, नुकसान पहुंचा रहे हो। तो वो उससे रिलेशन तोड़ के किसी गैर से कर लेगा। और गैर के बारे में ये कहेगा यार ये गैर अच्छा है, अपनों से गैर अच्छा है, कम से कम ये धोखा तो नहीं देता, ये चीट तो नहीं करता, ये फ्रॉड तो नहीं करता, उल्टा बिजनेस देता है। अब सवाल ये है कि अगर दुबई की आप बात करते हैं, यूएई की बात करते हैं कि वो गुजरात में जो हो रहा है वाइब्रेंट, गुजरात के नाम से गुजरात उसमें जा रहा है और उसमें बड़ी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। क्वेश्चन इज क्यों कर रहा है? उसका अल्टीमेट रिजल्ट आपको बताऊं कि पाकिस्तान एक ऐसी कौम, अल्लाह माफ़ करे, एक ऐसी कौम बन गई है कि यहाँ जिस किसी ने भी एक्सपीरियंस किया, अपने भाई के साथ कारोबार करने की कोशिश की है, तो वो उसको नुकसान ही हुआ है। यानी एक ऐसी गवर्नमेंट यहाँ शुरू से है जो कोई भी पॉलिसी बनाती है तो पॉलिसी उनकी इडहाकिज्म की बुनियाद पे होती है, कंसिस्टेंसी नहीं होती। इन्वेस्टर को चाहिए होता है ऐसी गारंटी कि अगर वो पैसे इन्वेस्टमेंट करे तो उसका रिटर्न आए। अब दुबई को या इन मुस्लिम स्टेट्स को क्या प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान में ना करें? मैंने जैसे कि पहले मिसाल दी, अगर भाई भाई को चीट कर रहा है, नुकसान दे रहा है, यानी अगर वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे और आगे उन्हें चीटिंग मिलेंगी तो फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या होता है? मेरे पास दूसरा ऑप्शन गैर होगा। यही वजह है कि ये स्टेट पाकिस्तान के साथ बिजनेस करने के साथ ना करने की वजह यही है कि ये फिर इंडिया की, अब इंडिया की अपनी पॉलिसीज़ हैं। और इंडिया की मैंने बहुत सारे पहले प्रोग्राम्स में भी कहा है कि इंडिया की पॉलिसीज़ एडहॉकिज्म के ऊपर नहीं चलती, वो कंसिस्टेंटली काम करते हैं। अब उनको फ़ायदा नज़र आ रहा है तो दूसरे मुल्क की जो स्टेट्स हैं वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। आखिर इतना बड़ा वो पैकेज दे रहे हैं तो तब वो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है, एश्योरेंस है, कन्फर्मेशन है कि हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ डूबेगी नहीं। और गुज़िश्ता कई सालों का अगर इंडिया का आप ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देखें तो वहाँ दुनिया जहान की मल्टीपल कंपनीज काम कर रही हैं। कभी आया है आपके सामने कि उनका ये फड्डा पड़ गया, उनका ये फड्डा पड़ गया, या वो ये क्लेम कर रही हो कि इंडिया के जो फाइनेंसर हैं या इंडिया के जो बिजनेसमैन उन्होंने हमारे साथ चीट कर दिया है, फ्रॉड कर दिया, धोखा कर दिया, इस तरह की कोई स्टेटमेंट। और चाइना के हवाले से आता रहता है कि चाइना में ये फ्रॉड हो गया, चाइना ने, ये कंपनी ने ये फ्रॉड। और एज़ कम्पेयर टू अगर उनके ममालिक की निस्बत, इंडिया की निस्बत पाकिस्तान में आ जाएँ तो यहाँ आपको हर चौथे दिन स्कैम मिलता है, चौथे दिन शिकायत आ जाती है, चौथे दिन फ्रॉड आ जाता है। तो इस फ्रॉड का उनके पास क्या हाल है? वंस बिटन ट्वाइस शाय, एक ही दफ़ा ही धोखा खा सकते हैं ना, बार बार तो नहीं खाते। दिस इज़ द रीज़न कि बार बार धोखा खाने के बावजूद उनको ये समझ आई है कि हमने बिज़नेस करना है और बिज़नेस करके अपने मुल्क को भी ऊपर लेके जाना है। और अब जाहिर है वो इंडिया के साथ कर रहे हैं। इंडिया उन्हें 100% गारंटी दे रहा है, गारंटी दे भी रहा है, देता भी रहा है, और फैसिलिटीज़ भी देता है। यहाँ फैसिलिटीज़ कभी आपने देखी है कि एक अगर कोई बाहर का इन्वेस्टर आ जाता है तो उसको 3600 डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेनी पड़ती है और 3600 के 3600 से रिश्वत तलब करते हैं, पैसे डिमांड करते हैं। वहाँ पे जो मैंने सुना है, क्योंकि मैं बड़ी रिसर्च रखता हूँ, बड़ी स्टडी उसके ऊपर थोड़ा बहुत करता रहता हूँ, कि वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट के लिए लोग आते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं, उनमें वो प्रॉपर जगह भी देते हैं, बिजली के बिल के अंदर थोड़ा वो फैसिलिटेट करते हैं, सब्सिडी देते हैं, मतलब वो तो इस तरीके से उन्हें, ये तो जितने डिपार्टमेंट है बल्कि उनकी रग तक काट देते हैं। तो फिर मैं यहाँ काम करूँगा कि एज़ कम्पेयर टू कि किसी और जगह काम करूँगा? तो बिजनेसमैन को तो जगह चाहिए। आप देखें ना, पाकिस्तान में गुज़िश्ता कोई 8-10 सालों से देखें, हमारे जो इन्वेस्टर थे, हमारे जो बिजनेसमैन थे, उन्होंने अपने बिजनेस यहाँ से उठा के कोई बांग्लादेश ले गया, कोई इंडिया ले गया, कोई दूसरे इंडोनेशिया ले गया, कोई मलेशिया ले गया। तो खबर ये भी आती है अफगानिस्तान भी जाने का सोच रहे हैं। क्यों?
इसका मतलब है कि मेरे घर में मुझे वो फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही, जिन्होंने फैसिलिटीज़ देनी है वही मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। बाहर वाले थोड़ी रुकावट है, हम खुद रुकावट हैं। अब इसका अगर सोल्यूशन नहीं है तो फिर अपना इन्वेस्टर ही बाहर जाएगा, और आप देख रहे हैं कि धड़ाधड़ ये बाहर जा रहे हैं। बाहर से इन्वेस्टमेंट आने की बजाय यहाँ से इन्वेस्टमेंट बाहर जा रहा है। तो फिर इसका मेरे पास क्या जवाब है? अगर जब मेरे पास आपको गारंटी देने का कोई जवाब, कोई रीज़न नहीं है, तो फिर कोई पागल तो नहीं है कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इस बुनियाद पे करे कि मुझे इसका रिटर्न आएगा, जबकि उसको इस बात का यकीन हो गया है कि यहाँ की इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी, तो उनका दिमाग ख़राब है। अच्छा, इधर 2 से 3 बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल मेरे माइंड में। एक तो ये जो उन्होंने बोला कि भाई जहाँ पे फ़ायदा होगा, बिजनेस मिलेगा, श्योरिटी होगी, वहाँ पे जाके कोई भी कंट्री इन्वेस्टमेंट करेगा। अब पाकिस्तान में क्या बताया जाता है कि जब खबर आती है यूएई या सऊदीया या कोई भी इस्लामिक कंट्री इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर रही है या किसी दूसरे कंट्री के साथ पाकिस्तान के छोड़ के रिलेशन बेहतर कर रही है, तो ये सबसे पहले यहाँ पे नैरेटिव बना दिया जाता है कि भाई वो मजहब से दूर जा रहे हैं, वो जो सा वो इस्लाम को छोड़ रहे हैं दुबई वाले, इसलिए वो जो सा रिलेशन बेहतर करें। हमारे पास नैरेटिव, हमारे पास नेगेटिव बयानियाँ है ही क्या? एक मज़हब का कार्ड ही तो है जो हर बंदा यहाँ खेलता है। उनको इतनी समझ नहीं आती मज़हब का कार्ड क्यों खेलते हो। ग्राउंड रियलिटी है दुनिया, फैक्ट्स एंड फिगर पे बात करें, प्रैक्टिकल पे बात करें। जब प्रैक्टिकल पे बात करने की कोशिश करते हैं तो आगे से हमें दूसरी तरफ ले जाते हैं, एक मजहबी नारा लगा देते हैं। अब मज़हब अपनी जगह, वो हमारे लिए मुकद्दम है, हर मुसलमान के लिए, चाहे मुसलमान तुर्की का हो, चाहे मुसलमान इंडिया का हो, चाहे मुसलमान मिडिल ईस्ट का हो, वी ऑल आर कमिटेड विद आवर रिलीजन। लेकिन रिलीजन ने कब मना किया है कि यार अपने मुल्क की पॉलिसी ऐसी ना बनाओ कि इन्वेस्टर भाग जाए? कब मना किया है? क्यों नहीं ऑनेस्ट होते, क्यों नहीं सिंसियर होते, और क्यों बदनुमानी और बदनीति करते हो जिसकी वजह से ये सारे इन्वेस्टर भाग जाते हैं? ये भी चीज़ आ जाती है कि भाई पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है, इस्लामिक कंट्री, जिसके पास एटॉमिक पावर है, तो पूरी दुनिया के कंट्रीज जो हैं इसके खिलाफ हैं, इसे दबाना चाहते हैं। मेरी बात सुनो, होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान अगर एटम बम रखता है या एटॉमिक पावर है तो यहाँ तो ज़्यादा खुशहाली होनी चाहिए। अगले इन्वेस्टर को तो यहाँ ज़्यादा एश्योरेंस होनी चाहिए कि यार एटम बम वाला मुल्क है, ये टूटेगा नहीं, इसके अंदर किसी किस्म की कोई ऐसी पॉलिसीज नहीं आएंगी, बल्कि दबाव में नहीं आए। हाँ, दबाव, ये तो एक सिग्नल है, यानी इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ा सिग्नल है कि एटॉमिक पावर है, यहाँ हर तरह का मतलब चीज़ मौजूद है, गारंटी मौजूद है। एटॉमिक पावर हो के दुनिया में 7वें नंबर पे हम पूरी दुनिया में जलील हो रहे हैं। जलील होने की वजह क्या है? फिर ऐसे एटम बम का मैंने क्या करना है? ऐसा एटम बम रख के मैंने क्या करना है कि जिस एटम बम को मैंने अपने मुल्क की हिफाजत के लिए बनाया था, लोगों की हिफाजत के लिए बनाया था, हिफाजत खाली जिस्मानी या सरहदी नहीं होती, ये भी एक एलिमेंट है कि मुल्क खुशहाल हो, इन्वेस्टर आए ताकि उनको पता हो कि यार एवरीथिंग इज़ ओके। अच्छा, ग्राउंड रियलिटी पे जब आते हैं तो एवरीथिंग इज़ नॉट ओके, तो फिर मैं क्या करूं? इन्वेस्टर क्या करे? इन्वेस्टर ने भागना ही भागना है। ये जो आप बात करते हो ना, दीन अपनी जगह है, लेकिन दीन ये तो नहीं मना करता कि आप इंडिया से तजारत ना करो, आप अमेरिका से ना करो या चाइना से ना करो। दीन ने कि मना किया हुआ है कि इनसे नहीं आपने बिजनेस करना, इनसे करना है। अगर लेट्स सपोज, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लेट्स सपोज किया भी है दीन ने, वैसे तो किया नहीं लेकिन किया भी है, तो क्या वो चाइना के लिए दीन अलग है और इंडिया के लिए अलग है, यूएस के लिए अलग है? और यानी ये भी एक सवाल आता है ना। ये कॉमन सेंस की बातें हैं, कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे तो हर चीज़ आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी, ट्रांसपेरेंट होनी शुरू हो जाएगी। जब आप कॉमन सेंस नहीं यूज़ करेंगे, तासब और जज्बात की गुफ्तगू करेंगे तो जज्बात में फिर दूसरी चीज़ें ब्लर हो जाती हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है, सोएब मैंने पहले भी बताया कि पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे जो रूल करने वाले लोग हैं वो अपने साथ तो सिंसियर हैं, लेकिन वो आवाम के साथ सिंसियर नहीं है। दिस इज़ द रीज़न कि जब हुक्मरान अपने साथ सिंसियर हो, जबकि वो वोट उसका लेके आता है जिसका जो आवाम होती है, और उनके लिए उन्होंने काम करना होता है। उनके काम करने की बजाय ये अपने काम शुरू करना, अपने एसेट। फिर मुझे बताएं, जब रोकने वाला कोई ना हो, टोकने वाला कोई ना हो, अदालतें खामोश हों, अदारे खामोश हों, तो फिर मैं क्या करूं? चेंज कैसे? अगर दूसरे नंबर पे सिंसियरिटी की बात की है, यहाँ पे जब हम बात एग्जांपल देते हैं, लेट्स सपोज अभी गुजरात की बात हो रही है, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो भी गुजरात से बिलोंग करते हैं, वो कितना सिंसियर है पूरी दुनिया इस टाइम देख रही है। और हमारे जो उनसे प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो, या कोई भी हो, एज कम्पेयर टू उनके, फिर ये कहा जाता है कंपैरिजन ना करो। आपको क्या लगता है? वैसे तो कंपैरिजन मेरे ख्याल से बनता भी नहीं है। नहीं, लेकिन मेरी बात सुनो, दो मुल्क बने, एक इंडिया बना, एक पाकिस्तान, तो मैं कंपैरिजन किससे करूंगा? अपने जो मेरे शरीकार होते हैं, जो कारोबारी लोग होते हैं, जिनके साथ उठना बैठना यार अहबाब होता है, उन्हीं के साथ कंपैरिजन होता है ना।
शरीके में अगर हूँ या अपनी बरादरी में हूँ तो बरादरी में कंपैरिजन होगा ना कि फलां का बच्चा आगे निकल गया, फलां ये कर रहा है, फलां तुम क्या कर रहे हो। और यार मैंने 5वें इलाके या 5वें मोहल्ले के बच्चों के साथ या उनके लोगों के साथ तो कंपैरिजन नहीं करना। कंपैरिजन हमेशा जो नज़दीकी होता है उनके साथ किया जाता है। और कंपैरिजन तो अभी बनता नहीं है, सीखना बनता है। देखो कंपैरिजन का मतलब ये होता है कि जब आप कंपैरिजन करते हो तो कंपैरिजन में कौन सी चीज़ें आती हैं, इकोनॉमिक्स आ जाती है, पावर आ जाती है, पॉलिसीज़ आ जाती हैं, उनकी पॉलिसीज़ क्या हैं, हमारी क्या हैं, ये हम कंपैरिजन करते हैं। जब हम ये कंपैरिजन करते हैं क्योंकि इंडिया और हम इकट्ठे आज़ाद हुए हैं तो लिहाजा हमारा कंपैरिजन नेचुरल उनके साथ बनता है, नेचुरल है ये फैक्ट, उसको आप नहीं निकाल सकते। आप जाके लंदन से कंपैरिजन नहीं करेंगे, आप मलेशिया या इंडोनेशिया से नहीं करेंगे। सबसे जो नज़दीक होता है, जैसे मैंने पहले कहा था कि इलाके में जो करीबी होते हैं, रिश्तेदार जो करीबी होते हैं, उनके साथ कंपैरिजन होता है। लिहाजा इंडिया के साथ कंपैरिजन हमारी मजबूरी है। अगर वो तरक्की कर रहा है, अगर वो बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है, जैसे ये गुजरात में जो हो रहा है, G20 हुआ इससे पहले, पीछे जो UAE आ रहा है या बाकी दीगर रियासतें आ रही हैं, तो वो क्यों आ रही हैं यार? ये मुझे नहीं सोचना चाहिए, ये हुक्मरानों को नहीं सोचना चाहिए, ये एस्टेब्लिशमेंट को नहीं सोचना चाहिए कि यार वो डे बाय डे उनकी तरफ से ऐसी हमारे खबरें ऐसी आ रही हैं जो मेरे इलाके के करीबी है, मोहल्लेदार है, या आगे आप ये कह लें कि जो नज़दीक कंट्री, उनसे ये खबरें आ रही हैं। और जब हम उसका एनालिसिस यहाँ करते हैं तो हमें वो 100 पे नज़र आते दिखाई देते और हम अपनी 10 से भी आगे नहीं बढ़ते। तो फिर ये माइनस में भी जाते हैं कभी तो फिर हमें सोचना नहीं चाहिए, हमें सोचना चाहिए। हमें नहीं, मैं तो अवाम हूँ, आप अवाम हैं, मैं तो अगर कोई मुझे अच्छी पॉलिसी देगी, ऑनेस्ट पॉलिसी मिलेगी, ऑनेस्ट डायरेक्शन मिलेगी तो मैं क्यों नहीं काम, मुझे अगर हेल्दी कंपटीशन दिया जाता है तो मैं और आप क्यों नहीं काम करेंगे यार। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। एक तो इसकी तरफ भी आएंगे, फिर पाकिस्तान से जो लोग थोड़ा जिन्हें गिला रहता है, शिकवा रहता है, उनके ऊपर भी बात करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मुझे बताएं, आज आप पाकिस्तानी हैं, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, ठीक है। आज अगर आपसे कहा जाए कि मुकाबला करना है इंडिया के साथ लेकिन टेक्नोलॉजी में, तो तब आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं वो आगे, क्या आप कहेंगे यार करेंगे, मुकाबला करेंगे टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, हेल्थ में? देखो एजुकेशन की भी ओपन है, टेक्नोलॉजी की भी ओपन है, IT की भी ओपन है, सारी फील्ड्स ओपन है। ये वो फील्ड नहीं है, ये वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि जो इंडिया ले रहा है और पता नहीं कहाँ से ले रहा है और तुम्हें पता नहीं है कहाँ से मिल रही है। तुम्हें भी पता है जो सोर्सेज हैं कहाँ से आ रही है, उनको भी पता है। चीज़ मार्केट में ओपन पड़ी हुई है, तो इसमें मुकाबला तो सिलेक्ट करने वाले पे डिपेंड करता है ना। अगर वही चीज़ जो इंडिया सिलेक्ट कर रहा है मैं ही सिलेक्ट कर लूँ और मैं उस पर काम करना शुरू कर दूं तो मुझे किसी ने रोका है कि ये काम नहीं करना? सही है। मैं चाहता हूं, मैं पहले भी बड़ी दफ़ा कह चुका हूं कि मैं चाहता हूं हम इंडिया से आगे निकलें एजुकेशन में, इंडिया से आगे निकलें टेक्नोलॉजी में, मुकाबला करें उनका हेल्थ सेक्टर में, मुकाबला करें हम इंफ्रास्ट्रक्चर में, मुकाबला करें हम अपना जो उनसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में मुकाबला करें। लेकिन वहाँ पे मुकाबला हमें करने की बजाय जब ये कह दिया जाएगा कि हमने जज्बे से मुकाबला करना है, हमने 300 जंगें करनी है, तो भाई वो मैं उससे ऊपर एग्री नहीं करता। अब वो दौर गुजर गया है। मैंने पहले भी कहा था कि जंगें बर्बादी की अलामत हैं। सेकंड वर्ल्ड वार नहीं देखी या माजी की हिस्ट्री आपने नहीं पढ़ी कि जंगें रिजल्ट अल्टीमेटली क्या लाती? तबाही, बर्बादी, कत्लो गारत, खून हो जाते हैं और लोगों को दोबारा संभलने में कई 100 साल लग जाते हैं अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए। अब भाई मुझे वो रास्ता नहीं चूज़ करना, मुझे जंगों वाला रास्ता, मुझे कत्लो गारत नहीं चूज़ करना, मुझे अमन का रास्ता चूज़ करना है जिसमें रह के इंसानियत को फ़रोग मिले, पाकिस्तानियों को फ़रोग मिले, इनकी खुशहाली है, बेटरमेंट हो, हर बंदा आराम से सो सके। मैं तो ये कहता हूँ। इंडिया, देखो इंडिया की जब हम बात करते हैं, ठीक है वो कहते हैं कि कुछ सियासी इश्यूज होंगे तो पॉलिटिकल भी इश्यूज होंगे। यार मेरा आवाम का उन इशू से क्या ताल्लुक यार? क्यों पीस रहे हैं? स्ट्रेटजी तुम लोगों ने बनानी है, कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाओ जिसमें मुझे और आपको फ़ायदा हो। लेकिन ये ऐसी स्ट्रेटजी बनाते हैं कि जिसमें हर वक्त खौफ व हरास में आवाम रहती है। यार पता नहीं क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगी या इंडिया के बारे में बात नहीं करनी क्योंकि हमारे उनसे ट्रेड बात। मैंने पहले भी आपसे कहा था इंडिया से कंपैरिजन ज़रूर बनता है। मैंने पहले कहा था कि वो सबसे करीबी है और दोनों ने एक ही साथ आज़ादी हासिल की। हमारी लैंग्वेज मिलती है, हमारी चीज़ एक है, लेकिन यह है कि हमें हेल्दी कंपटीशन में जाना है। अब हेल्दी कंपटीशन में कैसे जा सकते हैं, मेरा आपसे सवाल है, कैसे जाएंगे? आपने तो कोई पॉलिसी नहीं बनानी, मैंने तो नहीं बनानी, इन्होंने तो नहीं बनानी। तो जिन्होंने बनानी है अगर वही डिसऑनेस्ट हैं, उनके ऊपर भी कोई ऐसे बैठे हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान स्टेबल हो या पाकिस्तान के अंदर ऐसी खुशहाली आए या ऐसी पॉलिसीज़ लाएँ, तो फिर मैं और आप क्या कर सकते हैं? क्या बद्दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इनका बेड़ा गर्क करे कि जो पाकिस्तान की आवाम को इस नहज पे पहुंचा दिया है कि जो उनको आगे कुछ समझ नहीं आ रही कि कहाँ जाएं, क्या करें?
बदवाएं भी मिल रही हैं। आपने वीडियो देखी होगी, ये जो बलोच प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी माएँ, उनकी बहनें, उनकी बेटियां बदवाएं दे रही हैं कि भाई मैं वो अल्फाज नहीं यूज़ करना चाहता जो पाकिस्तान के लिए वो यूज़ देखें, कर। अगर फर्ज किया वो ये कहते हैं कि जी राह सपोर्ट कर रहा है और ये ये स्टेटमेंट दी भी गई है। बलोची काकड़ साहब कह रहे हैं अगर उनके ऊपर का और भाई उनको पकड़ो और ट्रायल करो ताकि उनको भी पता हो, अदालतों को भी पता हो, सहाफ़ियों को भी पता हो, अवाम को भी पता हो कि ये एलिगेशन है जिस वजह से इनके ऊपर ट्रायल। उनको मौका तो दो, आप तो मौका ही नहीं देते, यानी वन साइडेड आप कार्रवाई करते हैं। आपको भी एविडेंस मिलती है कि राह क्या ओके पकड़ के या मार दो या मिसिंग में ले आओ। क्यों भाई यार, अगर उन्होंने कर्म किया है इंटरनेशनल लेवल पे बताओ, लेवल पे बताओ कि ये हमारे पास सबूत है, ये राह का एजेंडा है या मुसाद का एजेंडा है या ये अफगानिस्तान का एजेंसी का, तो आप प्रूफ के साथ बात करो, प्रूफ के साथ यकीन करो। ये बात करेंगे तो हमें आपको किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। नो डाउट, ओपनली मैं कहता हूँ। ऑब्जेक्शन कब आता है सोएब? तब आता है कि जब वो वन साइडेड आप कार्रवाई करते हैं। और फिर दुख ये होता है कि भाई आपने तो अपनी तरफ से ये सोचा कि भाई रॉ का इमेज खराब कर देंगे जी, रॉ के ऊपर इल्जाम नहीं, वो इमेज हमारा खराब होता है क्योंकि अब दौर बदल गया है। अब इंटरनेशनल लेवल पे चीजें ऐसी नहीं कि हमने स्टेटमेंट दे देंगे तो वो लोग मान लेंगे। अब लोग हंसेंगे कि यार ये देखो इनके घर में बच्चा भी पैदा होता है या कुछ भी होता है, ये इल्जाम इधर उधर। यार ठीक है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन क्या एक बयानिया देने से मैं सेटिस्फाइड हो जाऊं? जो आज से कुछ साल पहले होता था कि एक बयानिया आपका आ गया, अब एक ही टीवी चैनल था उस पे जो कह दिया, आपने कहा कि जी फलां के एजेंट हैं या फलां एजेंसी, मान लिया ठीक है, तो यार उसको फिर प्रूव करो ना, उनको कोर्ट में लेके आओ ताकि पब्लिक को इस बात का पता लग जाए कि यस ये मिले हुए हैं, ये फलां के काम। वो एविडेंस आप पब्लिक को क्यों नहीं देते? जब आप पब्लिक को एविडेंस नहीं देंगे तो फिर एक डाउट क्रिएट होता है, और वो डाउट जो आज से 20 साल 15 साल पहले नहीं होता था, आप जो कहते थे हम मान लेते थे, अब सोशल मीडिया की वजह से हर बंदा सवाल करता है कि यार ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये जो इस तरफ आए हुए हैं, इनको मुनासिब जवाब दो, इनको बताओ। और वो कब बताएंगे? अगर आपके पास एविडेंस है। अब एविडेंस आप सामने क्यों नहीं लाते? खुल के सामने आते भी नहीं और पर्दे के पीछे छुपते भी नहीं। यही चीजें। एक एम्बिगुइटी क्रिएट की हुई है हमारे जहनों में, यही वजह है कि वो शोर कर रहे हैं तो सब दुनिया की जो हमदर्दियां हैं, जो सिंपैथी है, वो इनके साथ बलोचों के साथ हैं। अब कॉमन मैन ने तो यही सोचना है कि यार इनके साथ वो तस्वीरें उठा के अपने प्यारों की आके आपको वाविला कर रहे हैं आप, और आप उनके बात सुनने की बजाय जुल्म कर रहे हैं। और वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि जी इनको भाई खुदा, उन्होंने ये भी कहा है कि एक बंदे ने 60 70 कत्ल किए हुए हैं, उन्होंने ऐसी भी किए हैं, तो वो एविडेंस दो ना, पलंदा तैयार करो, चालान बनाओ, अदालतों में ट्रायल करो ताकि सबको पता हो कि ये एविडेंस है, तो वो नहीं देनी। अच्छा सर, लास्ट में मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सा आज का ये सेशन रहा, आज की ये गपशप रही, मुझे लास्ट में ये बता दें आज 2024 में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या है, क्या एजेंडा पाकिस्तान का फॉरेन पॉलिसी को लेके, कैसे हमने आगे जाना है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है, क्या देख रहे हैं 1 साल 2 साल में फ़र्क क्या? देखो यार सोएब, इंडिया की पॉलिसी तो जैसे अभी आप बता रहे हो, कई हमने प्रोग्राम्स किए हैं, वो पॉलिसीज़ तो कंसिस्टेंटली चल रही हैं और उसका रिजल्ट भी उनको मिल रहा है। रह गया हमारी पॉलिसी का ताल्लुक, तो मुझे बताओ इस वक्त जो पॉलिसी चल रही है कि उठाए जाओ, गुम किए जाओ, उठाओ जाओ, गुम किए जाओ, मारे जाओ, इस वक्त तो ये पॉलिसी है, सारी तवज्जो तो इस वक्त ये है इनकी। इन्वेस्टमेंट की तरफ कोई नहीं, उधर इनका क्या ताल्लुक वास्ता यार, उनका क्या ताल्लुक वास्ता? अगर इन्होंने पैसा इकट्ठा करना है तो वो आवाम पे बिल लगा के इकट्ठा कर लेते हैं, अरबों रुपया इकट्ठा कर लेते हैं, अपनी डाकिज्म की पॉलिसीज़ की वजह से ये काम चल जाता है। ज़्यादा देर चलेगा? ज़्यादा देर देखें, कुदरत का एक निज़ाम है सोहेब, कुदरत का, अल्लाह का एक नेचर का एक सिस्टम है, एक चीज़ चलती है, उसने वाइंड अप नहीं होना। या फिर ये कह लेंगे जो करते हैं उसे वो हमें देखना भी पड़ेगा, फेस भी करना पड़ेगा, कर्मा जिसे कहा जाए। देखो कारमा ने एक्ट करना ही करना है, ये लॉ ऑफ नेचर है। चीज़ें जो एक्शन हो जाता है, ये मैंने किया ना तो इसकी आवाज़ रिएक्शन के तौर पे वॉइस आई। आज जो आवाज़ें उठ रही हैं, जो मूवमेंट्स चल रही हैं, बच्चा जो बात कर रहा है वो इंडिया की बात तो नहीं कर रहा ना यार, वो हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, अपने अदारों की बात कर रहे हैं, अपनी इस्टेब्लिशमेंट की। हम तो कहते हैं कि यार अल्लाह ताला इनको हदायत दे, कुछ ऐसा करो जिससे पाकिस्तान में अमन, सुकून, चैन आए। हम ये कहते हैं, हमारा ये दुख है।
और इंशाल्लाह वन डे आप देखेंगे अल्लाह ताला हमें भी ज़िंदगी दे, बेहतरी की उम्मीद हमें बेहतरी की उम्मीद, और एक वक्त आएगा ये तब्दीली आ जानी है इंशाल्लाह पाकिस्तान में। डेफिनेटली ना सिर्फ बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए बल्कि बेहतरी के लिए अपना जो भी रोल है, जिस भी फील्ड से हम बिलोंग करते हैं, कोई मीडिया की फील्ड से है, कोई सोशल मीडिया से है, कोई एडवोकेट है या कोई भी किसी की फील्ड है, उसके अंदर अपनी ईमानदारी ज़रूर दिखानी चाहिए, तभी चेंज आएगा, तभी बेहतरी आएगी। और सेकेंडली उन लोग, वो जो कुछ लोग हैं जिन्हें शायद ये लगता है कि भाई इंडिया से कंपैरिजन या इंडिया की जो सा थोड़ा वहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रही है उसके बारे में बात करने से पाकिस्तान का इमेज खराब होता है, तो उन्हें मैं यही कहना चाहूँगा कि खुदारा आज 2024 स्टार्ट हो चुका है ना, तो हम अगर यहाँ पे बैठ के किसी की तारीफ करेंगे तो उन्हें कोई फ़ायदा होगा और ना ही उसका हमें नुकसान होगा। नुकसान तब होगा जब हम सीखेंगे नहीं, जब हम ये नहीं देखेंगे वो कंट्री के जो 1947 में हमारे साथ था, आज वो दुनिया की 10 बड़ी पावरफुल कंट्रीज़ में एक है, 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है। दुनिया के हर कंट्रीज़ के रिलेशन उसके साथ बेहतर हैं, बल्कि हर कंट्री, इस्लामिक कंट्रीज इवन चाह रहे हैं कि उनके साथ अपने इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर किए जाएँ। हमें कंपेरिजन करने की नहीं, शर्म करने की ज़रूरत है। बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है, लेकिन मेरी जहाँ तक कोशिश होगी हम इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे, चाहे कोई एजेंट कहे या कुछ भी कहे। ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एडवोकेट साहब की बातें कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अगर आपको इस वीडियो का अच्छा लगता है लाइक और सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियो जाने के लिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।